नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि रचना के आधार पर वाक्य कंप्लीट हो गए थे और अगला जो वर्गीकरण था वो पढ़ रहे थे अर्थ के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर तो मुख्यतः अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण 8 प्रकार से किया गया है। 8 प्रकार से वाक्यों का वर्गीकरण किया गया है। अब 8 प्रकार के वो वाक्य होते कौन कौन से हैं, पहले उन सब की रूपरेखा तय कर लेते हैं, फिर एक एक करके उनका वर्गीकरण किया जाएगा। तो देखो, सबसे पहले वर्गीकरण एक तो होता है विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य को विधानवाचक वाक्य भी कहते हैं। विधानार्थक या विधानवाचक वाक्य भी कहते हैं। नंबर 2 है निषेधात्मक वाक्य, या जिसको हम नकारात्मक बोल सकते हैं, निषेधात्मक वाक्य। नंबर 3 आता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या आता है? प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 4 है प्रश्नवाचक वाक्य के बाद में आज्ञार्थक वाक्य। क्या है? आज्ञार्थक वाक्य। तो नंबर 4 आज्ञार्थक वाक्य। उसके बाद नंबर 5 है इच्छार्थक वाक्य। कौन सा? इच्छार्थक वाक्य। फिर उसके बाद नंबर 6 है संदेहार्थक वाक्य या संदेहवाचक वाक्य। और नंबर 7 है कौन सा? संकेतवाचक वाक्य। कौन सा? संकेतवाचक वाक्य। और नंबर लास्ट है कौन सा? विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य। तो ये जो 8 प्रकार हैं वाक्यों के, ये मुख्यतः किसके हैं? अर्थ के आधार पर हैं। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर 3 प्रकार के थे, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के हैं। विधानार्थक, नंबर 2 निषेधात्मक, नंबर 3 प्रश्नवाचक, नंबर 4 आज्ञार्थक, नंबर 5 इच्छार्थक, नंबर 6 संदेहार्थक, नंबर 7 संदेहवाचक, नंबर 8 विस्मयादि बोधक। ये मुख्यतः 8 अर्थ के आधार पर वाक्य हैं। अब एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे विधानार्थक या विधानवाचक वाक्य को। आप इनको नोट डाउन करो या इसका स्क्रीनशॉट लो। अब आगे पढ़ते हैं विधानार्थक या विधानवाचक वाक्य। तो सबसे पहला जो वाक्य का वर्गीकरण है वो है विधानार्थक। तो इसको समझो कि विधानार्थक क्या है, विधानार्थक या विधानवाचक वाक्य क्या है। ये मुख्यतः वे वाक्य होते हैं जिसमें किसी कार्य का, ऐसे वाक्य जिसमें किसी कार्य का करना, किसी भी कोई भी कार्य हो, किसी भी कार्य का करना या होना, किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाए, किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाए, विधानार्थक वाक्य कहलाते हैं। जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाए विधानार्थक वाक्य कहलाते हैं। विधानार्थक वाक्य कहलाते हैं। किसी भी कार्य का करना होगा या होना पाया जाएगा। कोई भी कार्य या तो अपने आप पूर्ण होगा या उसको किया जाएगा। किस प्रकार के वाक्य हो जाएंगे? विधानार्थक वाक्य हो जाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल से, जैसे महिलाओं का स्वागत किया गया। महिलाओं का स्वागत किया गया। महिलाओं का स्वागत किया गया। इसमें किसी कार्य का करना होना पाया जा रहा है। किसी कार्य का करना पाया जा रहा है कि महिलाओं का क्या किया गया है? स्वागत। तो एक साधारण सिंपल सेंटेंस है, महिलाओं का स्वागत किया गया। जैसे हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। अब इसमें क्या है? हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। ये भी कैसा है? एक सिंपल सेंटेंस है, विधानार्थक वाक्य है। इसमें किसी कार्य का होना पाया गया है कि हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रभाषा है। तो 2 साधारण सिंपल सेंटेंस मुख्यतः विधानार्थक, जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, विधानार्थक वाक्य कहलाते हैं। सिंपल है, सरल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। तो ये था इसका पहला वर्गीकरण, विधानार्थक वाक्य। अब हम सेकंड वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। कौन सा है सेकंड वर्गीकरण? निषेधात्मक वाक्य। तो एक बार इसको आप लिखो या इसका स्क्रीनशॉट लो और अब सेकंड पे चलते हैं।
निषेधात्मक वाक्य। तो नंबर सेकंड, निषेधात्मक वाक्य में क्या होता है? देखो निषेधात्मक वाक्य, निषेधात्मक, मुख्यतः निषेधात्मक वाक्य को नकारात्मक कहा जाता है, लेकिन निषेधात्मक ही वाक्य होता है, नकारात्मक उसका अगला रूप होता है। तो निषेधात्मक में क्या होता है? जिसमें किसी कार्य का करने का बोध नहीं हो, ऐसे वाक्य जिसमें किसी कार्य का, ऐसे वाक्य जिसमें किसी कार्य का करने या होने का बोध न हो, वो किस प्रकार के सेंटेंस कहलाते हैं? निषेधात्मक वाक्य कहलाते हैं। और ऐसे वाक्य जिनमें किसी कार्य का करना या होने का बोध होता है, वो किस हिसाब के होते हैं? वो होते हैं विधानार्थक वाक्य। निषेधात्मक कैसे होते हैं? कि ऐसे वाक्य जिसमें किसी कार्य का करने का या होने का बोध नहीं होता। किस प्रकार के सेंटेंस कहलाते हैं? निषेधात्मक सेंटेंस कहलाते हैं। नंबर, अब इसके एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे। मुख्यतः ऐसे एग्जाम्पल में मुख्यतः आपको नहीं, न, मत, इनका प्रयोग किया जाएगा। ये इसकी क्या होती है? एक पहचान होती है और कुछ नहीं होता है। सेंटेंस अपने आप ही कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो अब इसको समझेंगे। जैसे मुझे नहीं पढ़ना, अभी किस हिसाब का सेंटेंस है? मुझे नहीं पढ़ना, निषेधात्मक नकारात्मक भाव दे रहा है, तो मुझे नहीं पढ़ना। नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा। तो ये भी किस प्रकार का सेंटेंस है? ये भी किस प्रकार का सेंटेंस है? बताओ, ये भी कैसा है? निषेधात्मक या नकारात्मक सेंटेंस है। मुझे नहीं पढ़ना, नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा। जैसे आप अलवर मत जाओ, कहां से इनकी पहचान हुई कि ये सेंटेंस निषेधात्मक है, नकारात्मक है? देखो, आप अलवर मत जाओ, यहाँ मत का अर्थ नहीं का बोध कराता है। मुझे नहीं पढ़ना और नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा, तो यहाँ से बोध हुआ इसका नकारात्मक का। तो मुख्यतः ये किस प्रकार के सेंटेंस हो गए? निषेधात्मक या नकारात्मक सेंटेंस। अब अगला सेंटेंस पढ़ते हैं, प्रश्नवाचक सेंटेंस। इस सेंटेंस का आप नोट डाउन करो या इसका स्क्रीनशॉट लो। अब चलते हैं नंबर 3 पे। किस प्रकार का सेंटेंस? प्रश्नवाचक सेंटेंस। देखो, अब प्रश्नवाचक सेंटेंस नंबर 3, प्रश्नवाचक। अब देखो, प्रश्नवाचक सेंटेंस क्या होते हैं? प्रश्नवाचक सेंटेंस मुख्यतः प्रश्न का बोध कराते हैं। अब प्रश्न का बोध कैसे कराएंगे? देखो, इधर समझना कि इसकी डेफिनेशन कुछ नहीं होती, एक नॉर्मल सी डेफिनेशन होती है कि ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न का बोध हो, ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न का बोध हो। तो किस हिसाब के, किस प्रकार के सेंटेंस कहलाते हैं? प्रश्नवाचक। ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न का बोध हो, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। अच्छा जी, ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न का बोध हो। अब प्रश्न किससे किए जाएंगे? अब देखो, जब प्रश्न हम करते हैं कि बाहर कौन खड़ा है। अब मैंने ये प्रश्न किया आपसे पूछा कि बताओ बाहर कौन खड़ा है, बाहर कौन खड़ा है। तो आपको नहीं पता बाहर कौन खड़ा है, तो बाहर कौन खड़ा है अपन उत्तर देंगे कुछ ना कुछ। कोई जानवर खड़ा है, कोई इंसान खड़ा है, कोई व्यक्ति खड़ा है। तो बाहर कौन खड़ा है भाई? बाहर महेश खड़ा है। तो उत्तर किससे मिला? कौन से। जिस सेंटेंस में उत्तर मिल जाए प्रश्न का। देखो, प्रश्न ही पूर्णतः वो होता है जिसका कोई ना कोई उत्तर मिले, जिसका उत्तर नहीं मिले वो प्रश्न नहीं होता। तो बाहर कौन खड़ा है, ये किस प्रकार का सेंटेंस है? प्रश्नवाचक सेंटेंस है। प्रश्न कहां से है? कौन से। और लास्ट में पहचान है कि लास्ट में सेंटेंस के अंत में क्या आता है? प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। तो ये तो हो गया नंबर 3, प्रश्नवाचक। ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न का बोध हो। अब उत्तर अपन को देना पड़ेगा। और एक साधारण सी पहचान ये भी है इसकी कि आप किसी भी सेंटेंस को जब बोलते हो तो प्रश्न का बोध उस सेंटेंस में वहां से होगा कि जिस शब्द के ऊपर सबसे अधिक बल लगेगा ना, वो प्रश्नवाचक का होगा। जैसे आप बोल के देखो, बाहर कौन खड़ा है, तो सबसे अधिक बल किसके ऊपर लगा? कौन के ऊपर। तो ये बलाघात के प्रभाव के कारण किस प्रकार का सेंटेंस हो गया? प्रश्नवाचक सेंटेंस हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल और समझते हैं।
कि राधा कौन सी कक्षा में पढ़ती है। राधा कौन सी कक्षा में पढ़ती है। तो देखो राधा कौन सी कक्षा में पढ़ती है, तो आप बोल के देखो आप, राधा कौन सी कक्षा में पढ़ती है। तो कौन सी कक्षा में पढ़ती है राधा, कहाँ से प्रश्न का बोध हुआ, कौन सी से, कहाँ से, कौन सी से। उत्तर यहीं से देंगे, 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में। ऐसे बाहर कौन खड़ा है, महेश खड़ा है, रमेश खड़ा है। जो उत्तर दे, जिससे उत्तर मिले, वही क्या होता है, प्रश्नवाचक सेंटेंस होते हैं। तो ये सेंटेंस अर्थ के आधार पर तीसरा वर्गीकरण था प्रश्नवाचक। ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने का बोध हो, ठीक है। बाहर कौन खड़ा है, राधा कौन सी कक्षा में पढ़ती है, तो ये सेंटेंस के हिसाब से हो जाएंगे प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएंगे। और इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह पाया जाता है। इस चीज को भी आपको नोट डाउन रखना है, याद रखना है। तो ये था नंबर 3, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको नोट डाउन कर सकते हो। अब आगे चलेंगे नंबर 4। नंबर 4 में क्या है, देखो अब नंबर 4 है, नंबर 4 वर्गीकरण है कौन सा, आज्ञावाचक या आज्ञार्थक। देखो आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य क्या होते हैं, इसको समझना और इच्छार्थक को, दोनों बहुत अच्छे हैं। देखो आज्ञार्थक में क्या होता है, इसमें कोई भी वक्ता, इसमें कोई भी वक्ता अपने दूसरे वक्ता को, वक्ता अपने द्वारा, वक्ता अपने द्वारा दूसरे को, वक्ता अपने द्वारा दूसरे को आज्ञा, आदेश, अनुमति या उपदेश देता है, या उपदेश दे। ऐसे वाक्य किस हिसाब के वाक्य कहलाते हैं, आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। कि वक्ता द्वारा अपने, वक्ता अपने द्वारा दूसरे को आज्ञा, आदेश, अनुमति या उपदेश दे। किस प्रकार के वाक्य कहलाते हैं, आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे एक अधिकारी अपने छोटे कर्मचारी को जो देता है ऑर्डर, वही कहलाता है आदेश और वही कहलाता है आज्ञार्थ। जैसे मैं कहूँ कि मेरे लिए 1 गिलास पानी लाओ, मेरे लिए 1 गिलास पानी लाओ, तो ये किस प्रकार का सेंटेंस हो गया, इसमें क्या दिया गया है, आदेश दिया गया है कि मेरे लिए 1 गिलास पानी लाओ। और फिर जैसे अगला सेंटेंस, आप सभी जाकर पढ़ो, आप सभी जाकर पढ़ो, तो इसमें भी क्या कहा गया है, वक्ता जो है, कर्ता जो है, दूसरे व्यक्ति को कह रहा है, दोनों के दोनों एक दूसरे को कहता है, दोनों पता नहीं सेंटेंस में हो या ना हो, लेकिन एक दूसरे को कहता हुआ प्रतीत होता है। तो मेरे लिए 1 गिलास पानी लाओ, सेकंड पर्सन लाएगा तो दूसरे को आज्ञा दी गई है। ऐसे ही आप सभी जाकर पढ़ो, टीचर बच्चों को कहता है कि आप सभी जाकर पढ़ो। तो ये किस प्रकार के सेंटेंस हो गए, आज्ञार्थक सेंटेंस हो गए। तो ये सेंटेंस है आज्ञार्थक, अर्थ के आधार पर ये वर्गीकरण। नंबर 4, मेरे लिए 1 गिलास पानी लाओ, आप सभी जाकर पढ़ो, सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम करो। तो ये किस प्रकार के सेंटेंस है, सारे के सारे आज्ञार्थक सेंटेंस है। तो नंबर 4 आज्ञार्थक वाक्य। तो ऐसे इनको समझना है, या तो इनको आप नोट डाउन कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप पढ़ेंगे नंबर 5। नंबर 5वां कौन सा है, इच्छार्थक वाक्य। इसको समझना ये क्या है, इच्छार्थक। देखो इच्छार्थक वाक्य में क्या होता है, इच्छार्थक, इच्छार्थक वाक्य में क्या होता है, इसमें मुख्य रूप से इच्छार्थक वाक्य में, इच्छार्थक वाक्य में वक्ता की, किसकी, वक्ता की इच्छा होती है, वक्ता की इच्छा होती है। वक्ता अपने द्वारा क्या देता है, आशीर्वाद देता है। अपने द्वारा क्या करता है वक्ता, किसी को साप देता है, साप, ये श्राप नहीं होता, साप ही शुद्ध होता है। वक्ता की इच्छा, आशीर्वाद, साप आदि का बोध हो, आदि का बोध जहां होता है, आदि का बोध जहां होता है, वो ही सेंटेंस कैसे कहलाते हैं, इच्छार्थक। एक व्यक्ति की इच्छा होती है किसी सेकंड पर्सन के लिए, जैसे मैं किसी को आशीर्वाद भी दे सकता हूँ, उसको साप भी दे सकता हूँ, मेरी इच्छा भी हो सकती है, चाह भी हो सकती है, वो सब किस में होंगे, इच्छा, मेरी अभिलाषा भी हो सकती है, सब किस में रहेंगे, इच्छार्थक वाक्य में। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि तू दीर्घायु हो, जैसे किसी को कोई आशीर्वाद देता है कि तू दीर्घायु हो, तो मैंने क्या कहा, उसको एक आशीर्वाद दिया गया है, ठीक है, कि तू दीर्घायु हो। जैसे एक तो सेंटेंस ही हो गया। जैसे अगला सेंटेंस, मैं किसी को साप देता हूं, ठीक है, कि जा
तुझे नरक में भी जगह नहीं, जा तुझे नरक में भी जगह नहीं। तो ये किस प्रकार का सेंटेंस है? देखो नहीं का बोध यहाँ हुआ है, क्या नकारात्मक होगा? हाँ, नकारात्मक भी हो सकता है, नहीं मिलेगी तुझे, जा तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। लेकिन जा तुझे एक वक्ता की क्या है, इच्छा है, यहाँ दूसरे व्यक्ति के लिए दो के बीच लड़ाई हुई, एक ने दूसरे को शाप दिया कि जा तुझे नरक में भी जगह नहीं। तो किस प्रकार का सेंटेंस हो गया? इच्छार्थक। एक वक्ता की क्या है यहाँ, इच्छा है। इस चीज को आप याद रखना। जैसे एक एग्जाम्पल और समझते हैं कि महेश की इच्छा है कि ईरान से पापा आ जाए, कि ईरान से पापा आ जाएं। तो ये तो वाक्य अपने आप ही इच्छा को प्रकट कर रहा है कि महेश की इच्छा है कि ईरान से पापा आ जाएं। जैसे आज एक सेंटेंस, जैसे आज कहीं से जलेबी मिल जाए, तो ये भी सेंटेंस कैसा है? इच्छार्थक है। इच्छा हुई है उसकी जलेबी खाने की, तो आज कहीं से जलेबी मिल जाए, तो ये भी क्या है? इच्छार्थक वाक्य है। तो ये मुख्यतः इच्छार्थक वाक्य। आज्ञार्थक में एक वक्ता दूसरे वक्ता को क्या कह रहा था? आदेश दे रहा था, ऑर्डर दे रहा था। यहाँ वक्ता की खुद की क्या होती है? इच्छा, किसी को दूसरे को दे श्राप, दूसरे की आशीर्वाद दे, या खुद की इच्छा को जाहिर करे। तो वो किस प्रकार के होते हैं? इच्छार्थक सेंटेंस होते हैं, याद रखना। ये तो होते हैं नंबर 5। वह कौन सा था? इच्छार्थक। अब आगे पढ़ेंगे नंबर 6। तो यहां तक इन सबको साथ साथ आप लिखते रहा करो, नोट डाउन करते रहा करो। नंबर 6 कौन सा है? संकेतार्थक या संकेतवाचक। संकेतार्थक या संकेतवाचक। देखो इधर संकेतवाचक, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? संकेतवाचक या संकेतार्थक, इसमें क्या होता है? इसमें मुख्य रूप से एक क्रिया क्या होती है कि एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर होती है। संकेत, इशारा करके बताया जाता है कि अगर ऐसा हो जाता तो ये ऐसे कर लेता। तो ये मुख्य रूप से कैसे पहचानोगे कि संकेतवाचक या संकेतार्थक वाक्य कैसे होते हैं? तो याद रखना, जिन वाक्यों के बीच में आपको तो दिखाई दे, तो कहाँ दिखाई देगा? बीच में। कहाँ दिखाई देगा? बीच में। तो वो किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं? मुख्यतः संकेतवाचक या संकेतार्थक वाक्य होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको। जैसे यदि वर्षा होगी तो फसल पक जाएगी। यदि वर्षा होगी तो फसल पक जाएगी। संकेत, इशारा करके बताया गया है। यदि वर्षा होगी, एक क्रिया का निर्भर कौन सी क्रिया पर? सेकंड क्रिया पर। तो फसल अच्छी होगी, तो बीच में क्या है? तो फसल पकी होगी, पक जाएगी, मजबूत हो जाएगी। तो यदि वर्षा होगी तो फसल पकी होगी। तो इस चीज को याद रखना, यदि वर्षा होगी तो फसल पकी होगी। तो ये किस प्रकार का सेंटेंस है? संकेतार्थक या संकेतवाचक वाक्य है। कैसे पहचाने? बीच में तो। अगर इसी सेंटेंस को मैं रचना के आधार पर पूछूं कि रचना के आधार पर ये वाक्य किस प्रकार का वाक्य है, तो किस प्रकार का वाक्य मैंने बताया था? रचना के आधार पर मिश्र वाक्य। और मिश्र वाक्य में भी पूछे तो किस प्रकार का? क्रिया विशेषण उपवाक्य। कि क्रिया की, यहाँ भी एक क्रिया की क्या बताई गई है? विशेषता बताई गई है। तो इस सेंटेंस में भी एक क्रिया की दूसरी क्रिया से क्या बताई गई है? विशेषता बताई गई है। जैसे एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। इसके एग्जाम्पल मुख्यतः क्रिया विशेषण के ही एग्जाम्पल माने जाते हैं। जैसे मोहन मेहनत करता तो पास हो जाता। देखो, मोहन मेहनत करता तो पास हो जाता। मेहनत का करना, पास का होना, एक के ऊपर दूसरा निर्भर, बीच में तो। किस हिसाब का सेंटेंस है? संकेतवाचक या संकेतार्थक वाक्य से कहते हैं। तो ये नंबर 6 वर्गीकरण था किसका? अर्थ के आधार पर वाक्य का। और नंबर 7वां वर्गीकरण है कौन सा? संदेहार्थक वाक्य। अब ये संदेहार्थक वाक्य क्या होता है, इसको साथ साथ लिखते रहा करो और इसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लिया करो। अब आगे है नंबर 7। नंबर 7वां कौन सा है? संदेहार्थक। संदेह
संदेहार्थक वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें संदेह या संभावना व्यक्त हो, ऐसे वाक्य जिसमें संदेह या संभावना व्यक्त हो, कार्य पूर्ण न हो, किस प्रकार के सेंटेंस कहलाएंगे? संदेहार्थक वाक्य कहलाएंगे या संदेहवाचक वाक्य कहलाएंगे। ऐसे वाक्य जिसमें संदेह या संभावना व्यक्त हो, या तो उसमें संदेह रहेगी या उसमें संभावना होगी, हाँ आगे ये हो या ना हो पता नहीं, जिसमें कार्य पूर्ण नहीं हो, किस प्रकार के वाक्य कहलाते हैं? संदेहार्थक वाक्य कहलाते हैं। समझना, इनके बीच में या अंत में या प्रारंभ में कहीं भी आपको शायद, संभवतः, हो सकता है ऐसे आएंगे, इस चीज को याद रखना। जैसे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं, शायद मैं कल ना आऊं, तो देखो इधर आऊं, तो देखो ऐसे वाक्य जिसमें संदेह या संभावना है, शायद मैं कल आऊं या ना आऊं, शायद मैं कल ना आऊं, तो जिनमें संदेह भी है, संभावना भी है, कार्य पूर्ण भी नहीं होगा, पता नहीं मैं आऊं, संदेह बरकरार रहेगा, अंत तक संदेह बरकरार रहे, जो पूर्ण नहीं हो, किस प्रकार के वाक्य कहलाते हैं? संदेहार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं आगे एक एग्जाम्पल से और समझाता हूं, संभवतः आज वर्षा होगी, तो ये भी क्या है? संभावना एक व्यक्त की गई है, हो या ना हो कुछ भी नहीं पता। तो जहां संभावना और संदेह का बोध हो, तो वहां क्या होता है? संदेहार्थक वाक्य होता है। तो ये मुख्य रूप से अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण नंबर 7 था, संदेहार्थक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें संदेह या संभावना व्यक्त हो, कार्य पूर्ण नहीं हो, वो किस प्रकार के वाक्य कहलाते हैं? संदेहार्थक वाक्य कहलाते हैं। तो जैसे शायद मैं कल ना जाऊं, किससे उत्तर मिला? शायद से। संभवतः आज वर्षा होगी, तो ये भी क्या है? संभावना, संदेह ही है, पता नहीं। तो ऐसे अब इसका अगला वर्गीकरण पढ़ेंगे नंबर 8, किस हिसाब का? विस्मयादि बोधक वाक्य। तो अब जैसे विस्मयादि बोधक वाक्य पढ़ेंगे, इससे पहले आप इसको नोट डाउन करो, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखो उसके बाद में नंबर 8, विस्मयादि बोधक वाक्य। सरल सा है, विस्मयादि बोधक वाक्य कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी समझो, विस्मयादि बोधक वाक्य किसे कहते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक जिसमें विस्मय हो, विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। क्या होता है? आश्चर्य। कि ऐसे वाक्य जिसमें विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि का बोध हो, किस प्रकार के वाक्य कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। इनकी पहचान क्या है? एक चीज और याद रखना, इनकी पहचान क्या है? इनकी पहचान है कि विस्मयादि बोधक अवयवों के तुरंत बाद, याद रखना पहचान, जो भी विस्मयादि बोधक अवयव पाएंगे, जो वाक्य के बीच में अगर आपको एक शब्द के बाद ही तुरंत अगर ये निशान दिखाई दे जाए, एक डंडे और उसके नीचे ये बिंदु ये दिखाई दे जाए, तो याद रखना ये विस्मयादि बोधक चिन्ह माना जाता है। कौन सा? ये तो इसकी पहचान है। जैसे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ आपको, 3-4 एग्जाम्पल, उनसे समझना, ये तो इसकी पहचान होगी। ऐसे वाक्य जिसमें विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव हो, वो किस प्रकार के सेंटेंस कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। इनको लिखो आप, जैसे बाय एग्जाम्पल समझते हैं। अच्छा भाई, नंबर एग्जाम्पल देखो इधर। अब वाह क्या नयनाभिराम दृश्य है। वाह क्या नयनाभिराम दृश्य है। तो यहाँ क्या हुआ है? उसे आश्चर्य हुई है। वाह, किसी दृश्य को देखकर उसने क्या कहा? वाह। तो वाह के बाद में देखो ये क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो इसी से पहचाना कि किस हिसाब का सेंटेंस है? विस्मयादि बोधक वाक्य। वाह क्या नयनाभिराम दृश्य है।
फिर उसके बाद में और समझो आगे कि उफ, उफ ये गर्मी। देखो गर्मी घृणा हुई है किससे? गर्मी से, कि उफ ये गर्मी। तो उफ के बाद ये क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो ये भी किस हिसाब का सेंटेंस है? विस्मयादि बोधक अव्यय है ये। तो ये याद रखना, इन अव्यय पदों के बाद तुरंत मुख्यतः विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा पाएगा आपको, तो वो किस हिसाब के सेंटेंस हो जाएंगे? विस्मयादि बोधक वाक्य हो जाएंगे। जैसे एक से और समझो, हाय मैं तो लुट गया, हाय मैं तो लुट गया। तो उसे क्या हुई है? इस चीज को शोक हुआ है, उसे अपने आप में क्या हुआ है? शोक। हाय मैं तो लुट गया। तो ये हाय शब्द क्या है? अब विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो इस चीज को याद रखना और इस सेंटेंस को कहेंगे विस्मयादि बोधक वाक्य। तो दोस्तों ये थे अपने वाक्य के टॉपिक में मुख्य रूप से अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण। इस चीज को याद रखना, अर्थ के आधार पर वाक्य अपन ने 8 प्रकार से पढ़े, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार से पढ़े। तो ये टॉपिक अपना यहीं कंप्लीट होता है। नमस्कार दोस्तों।